हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। हम लोगों ने वैसे तो इंडियन सोसाइटी की वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू कर दी थी, लेकिन आपको ही पता है कि विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन्स हमें डिस्कस करना था, इसीलिए आपकी जो इंडियन सोसाइटी की वीडियो लेक्चर सीरीज आने में डिले हुई है। लेकिन अब चलो, वो इश्यू तो खत्म हो चुका है। अब हम कंटिन्यूस बेसिस पे इंडियन सोसाइटी की वीडियो लेक्चर सीरीज डिस्कस करने वाले। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो आपको बोला है, जो वादा किया है, वो अल्टीमेटली पूरा करके ही दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस आपको हमारे साथ लगे रहना है, सपोर्ट करते रहना है, कमेंट करते रहना है, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वीडियो को शेयर करते रहनी है। देखिए, आप लोगों का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। आप लोग जिस प्रकार से रिस्पॉन्स दोगे, उस प्रकार से कहीं ना कहीं हम एक्शन लेते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल के बीच वीडियो को शेयर करते रहनी है। आप लोग शेयर करोगे तभी तो हमें भी एक मोटिवेशन लेवल मिलेगा, हमें भी एक प्रकार से आगे और अच्छे अच्छे वीडियो लाने के एक प्रकार से इंसेंटिव्स मिलते रहेंगे। अदरवाइज आप समझो कि मैं वीडियो मेहनत करके बना रहा हूँ 4 घंटे 5 घंटे, लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हो, व्यू नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक इश्यू निकल कर आती है, जो एक प्रकार से ठीक नहीं लगती। इसलिए आपको अपना कंट्रीब्यूशन करते रहना है, आपको अपनी योगदान करते रहनिए, हेजिटेशन नहीं करना है। ठीक है, आपको शेयर करते रहनिए। तो होप आप हमारी जो कंसर्न्स है उसको समझे हैं, एंड अल्टीमेटली आप अपने जो गोल है उसकी तरफ आप आगे बढ़ते रहे। तो फ्रेंड्स, आज हमें डिस्कस करना है पॉपुलेशन से रिलेटेड इश्यूज को। और आई थिंक कि पॉपुलेशन का जो इश्यू है, टॉपिक है, वो खत्म हो जाएगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था पॉपुलेशन इश्यूज का, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। जैसे फॉर एग्जांपल, जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है इंडिया में कैसे हुआ, थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की भी बात हमने की थी, एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक। मॉडर्न में आपको ही पता है किस प्रकार से सेंसस कंडक्ट करने शुरू किए गए थे ब्रिटिश पीरियड में, उसके बाद उसको रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट किया जाने लगा। साथ ही साथ जो डेमोग्राफिक ट्रेंड है इंडिया की, वो हमने देखा। हमने ये भी देखा कि अगर ह्यूमन कैपिटल को प्रॉपर जो नीड्स है उसकी फुलफिल नहीं की जाती है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, लिटरेसी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, ये सब अगर नहीं मिल पाती है, तो जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है, और ये देश के लिए खतरा होगा। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे आपके कन्फ्लिक्ट्स, थीप्स, एज वेल एज सोशल इश्यूज, सोशल हार्मोनी, ये सब प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ ना कुछ चैलेंजेस थे हमने जो देखा था। हमने फैक्टर्स भी देखे थे जो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब कुछ फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। ऐसे तो हजारों फैक्टर्स हैं, लेकिन हमें आंसर राइटिंग के लिए 5-6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बर्निंग टॉपिक है यूपीएससी के मेंस में, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं इस पर अपनी तैयारी पकड़ कर रखनी है। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड से अगर न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल मिलती है, तो आपको उसे अच्छे से पढ़ना है, डीपली तरीके से पढ़ना है, ताकि आपको वो सब क्लियरिटी मिल सके। कोई डाटा आप देखते हो, कोई एक ट्रस्टेड वेबसाइट का या फिर ट्रस्टेड गवर्नमेंट रिपोर्ट का आता है, तो वो उससे बढ़िया बात नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आपको उन डाटा को रिकॉर्ड करके आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा ना, कंटेक्स्ट बनेगा। इस प्रकार से आप एनालिसिस कर सकोगे, प्रोज कॉन्स क्या है उन सब के बारे में जान सकोगे। तो बिना ज़्यादा देरी किए हुए हम चलते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो बेसिकली आज की अगर हम बात करें, तो आज हमें पढ़ना है एक प्रकार से, देख सकते हो आप, जो हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी कि तब से पॉपुलेशन पॉलिसीज का किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज के बारे में देखना है। अब ये जो कमिटीज है ना, इसमें आपको हड़बड़ाने नहीं है कि भाई साहब ये कमिटी आ गया तो कैसे क्या होगा, पढ़ेंगे, इसको ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं है। एक दो कमिटी का नाम याद रखने हैं, ताकि आप कोट कर सको अपने आंसर राइटिंग में। आखिरकार आप कमेटी के नाम लिखते हो, तो जो आंसर चेक करेगा उसे लगेगा ना, हाँ भाई सब अच्छा खासा जानकारी है, ये न्यूज़पेपर पढ़ता है, बुक पढ़ता है, इसलिए तो कमेटी के बारे में भी नाम पता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि आपको पूरा कमेटी के एक एक प्रोविजंस के बारे में पढ़ने, नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। साथ ही साथ जो आपका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, उसके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये सब कुछ बातें हैं। एज वेल एज देख सकते हो, एक आपका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में जो आया था, उसके बारे में भी हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है इसके, पॉलिसीज के बारे में। साथ ही साथ 5 ईयर प्लान में कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल की कुछ पॉलिसीज या प्रोविजंस की बात थी क्या, उसे भी हम देखना है।
है, साथ ही साथ जो आपका डिटर्मिनेंट से पॉपुलेशन चेंज, देखो ये सब आपके इजी टॉपिक्स हैं, ठीक है। एक प्रकार से टोटल फर्टिलिटी रेट, ये सब क्या होते हैं, ये सब के डेफिनेशंस तो आपको पता ही होगा, तो हम इसके सारे डिटेल में तो जाएंगे नहीं। ये देखो, अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि टोटल फर्टिलिटी रेट से आप क्या समझते हो, या फिर आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से क्या समझते हैं, लेकिन ये जो कीवर्ड, ठीक है, टीएफआर या फिर आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब कीवर्ड है, इस सब को अगर आप यूज करोगे तो आपका जो एक प्रकार से स्पेस है, टाइम है, वो बचेगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड इश्यू में आप ये सब लिख सकते हो, है ना, जैसे आपका रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट कुछ होता है, तो ये सब हम देखेंगे। साथ ही साथ मोर्टेलिटी है, अलॉन्ग विथ हम देखने वाले हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये माइग्रेशन का चर्चा हर बार रहता है, हर बार आर्टिकल में आती है, तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक को भी देखेंगे और कवर करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो अप्रोच होगा, हमने आपको बेसिक ओवरव्यू बता दिया है कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर के साथ। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि अगर आपने हमारा ये पहले का लेक्चर सीरीज नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, बिकॉज वहाँ से आपको कंटेक्स्ट पता चलेगा और अल्टीमेटली यहाँ पर आप और अच्छे से समझ सकोगे, ठीक है। क्योंकि ओवरव्यू जानना जरूरी है, अगर आप ओवरव्यू नहीं जानते हो तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे टॉपिक को और आपको समझने में दिक्कत होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको वीडियोज पूरे देखने हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना है, ठीक है। स्लो करके देखना है या फिर आपको देर हो रही है तो फास्ट करके देखना है, लेकिन वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ देखिए, ताकि आपका एक टॉपिक पूरा कवर हो जाए। ऐसा नहीं कि देख लिया, आधा देखा उसके बाद छोड़ दिया, तो ऐसा कभी भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, ना ही एक प्रकार से बेनिफिट करेगा। इसलिए वॉच द वीडियोज कंप्लीटली सो दैट यू विल गेट बेनिफिटेड, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं आपका किस प्रकार से पॉपुलेशन पॉलिसीज भारत में इवॉल्व हुई है। तो एक प्रकार से हम पोस्ट 1950s के ही बात करेंगे, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो एज सच ब्रिटिश कोई पॉलिसी तो अपनाती नहीं थी, क्योंकि उनका तो मेन मोटिव क्या था कि वैसा बस प्रॉफिट अर्न करना है, लूटो जितना लूट सकते हो। लेकिन जाहिर सी बात है, जब वेल इस्टेब्लिश गवर्नमेंट बनी, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना, इंडियन गवर्नमेंट बना, तो जाहिर सी बात है वो जो है सोशल इश्यूज पर भी डिस्कशन करेंगे ना, जो सोशल कंसर्न चल रहे हैं उन सब पर भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारे गवर्नमेंट थे, उन्होंने इस प्रकार का अप्रोच लिया, पॉपुलेशन पॉलिसीज आने वाले समय में उन्होंने ड्राफ्ट की है, वेरियस कमिटी के रिकमेंडेशंस को उन्होंने अडॉप्ट किया है कि इनको भली भांति, ये एक प्रकार से आगाज था कि आने वाले समय में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, वो बड़े तेजी से होने वाली है, इसलिए फोकस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन दूसरी बात ये भी आपको पता होगा कि हम लोगों ने ऑन जनरल काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से फोर्स्ड प्रोसेस, है ना, जिसको हम कहते हैं फोर्स्ड प्रोसेस, वो नहीं अपनाई पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। जैसा कि चाइना की अगर बात करें तो उन्होंने फोर्स्ड प्रोसेस अपनाया है, एक प्रकार से स्ट्रिक्ट लॉज अपनाया है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, तो उसका खामियाजा चाइना को देखने को मिल रहा है। लेकिन इंडिया ने कहीं ना कहीं इस प्रकार की फोर्स्ड प्रोसेस को नहीं अपनाया, हालांकि कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश असफल रही, विरोध काफी ज्यादा हुआ था 1970s के दशक में, अगर आपको पता हो तो हमने बेसिक कंटेक्स्ट बता दिया। अब चलते हैं थोड़ा सा पॉपुलेशन पॉलिसीज का किस प्रकार से एवोल्यूशन हुआ, तो एक आध कमेटी की बात करेंगे, क्योंकि ये सब कमेटीज आपको कोट करने, जैसे राधा कमल मुखर्जी कमेटी 1940 में एक प्रकार से ये स्टेब्लिश की जाती है। उसका बेसिक एम था कि हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करें टू अरेस्ट द पॉपुलेशन, जो कहीं ना कहीं 1921 के बाद रैपिडली इंक्रीज होने लगा था। अब पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों होते हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आखिरकार 1921 के बाद पॉपुलेशन इंक्रीमेंट क्यों होने लगी थी तेजी से, तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। साथ ही साथ एक और कमेटी जो यूज कर सकते हो आप, वो है आपका भोर कमेटी, ये 1943 में सेटअप हुआ था, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इसमें डेलिब्रेट लिमिटेशन ऑफ फैमिली की बात की गई थी, ठीक है, कि भाई साहब फैमिली लिमिटेशन करना है, तभी जाके हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है स्टेट स्पॉन्सर्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट स्पॉन्सर्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट है ना, वही स्टेप लेगी एक प्रकार से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को चलाने में, सो दैट पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो इस प्रकार की प्रोग्राम 1950s के बाद से ही आनी शुरू हो गई थी,
उसके बाद अगर हम देखें तो ये आपको याद रखनी है, सेंट्रल फैमिली प्लानिंग बोर्ड 1956 में सेंट्रल फैमिली प्लानिंग बोर्ड को सेटअप किया गया। इसका फोकस क्या था? स्टेरिलाइजेशन करना। स्टेरिलाइजेशन इट इज ए वे टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो ये बातें होती है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखनी है, अगर आप कोट कर सकते हो तो ठीक बात है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1976। तो गवर्नमेंट ने एक प्रकार से अपना पहला नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंस किया था 1976 में, और ये तब है जब आपका इमरजेंसी ऑपरेट हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए आप, इमरजेंसी पीरियड के दौरान जो कि आपका 1975 से 77 तक चला था, कॉरेक्टिव मेजर्स अपनाए गए थे, एक प्रकार से जबरन वाला मेथड कह सकते हो, टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे आपका मास फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन हो गया। लेकिन जाहिर सी बात है, पीपल ने बैकफायर किया, तो अल्टीमेटली ये जो आपका फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन का स्टेप था वो सफल नहीं हो सका। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, इसके बारे में तो आपको पता भी होगा। तब जाके गवर्नमेंट का अप्रोच चेंज हुआ। तब गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं फोर्स्ड पॉपुलेशन कंट्रोल को न एक्सेप्ट करके फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, सो दैट पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके वॉलंटरी बेसिस पर, लोगों को अवेयर करके, वेरियस स्कीम्स एंड इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके। इसलिए आज देखते हो आप, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स लाए जाते हैं फॉर द फैमिलीज, ताकि वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1977 में आपका फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम लाया गया, एंड जब इमरजेंसी एंड हुई तो न्यू गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं जो फोर्स का इस्तेमाल किया करते थे फैमिली प्लानिंग में, उसको डिस्कार्ड किया गया, एंड अल्टीमेटली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को रीनेम करके फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम किया गया, सो दैट एक फीलिंग आए कि हाँ, हम एक प्रकार से वेलफेयर अप्रोच के माध्यम से पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले हैं। एंड वी हैव द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983, जो आपका स्मॉल फैमिली को प्रमोट करता था, स्मॉल फैमिली को वैल्यू देने की बात करती थी थ्रू वॉलेंट्री एफर्ट्स, यानी कि वॉलेंट्री एफर्ट, गवर्नमेंट कोई आपका फोर्स्ड एंट्री नहीं करेगी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, अवेयरनेस जनरेट करके वेरियस इंसेंटिव्स के माध्यम से एक प्रकार से वॉलेंट्री इनकरेजमेंट किया जाएगा पॉपुलेशन को कि भाई साहब आप पॉपुलेशन कंट्रोल करिए। ठीक है, तब जाके हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की गोल की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। साथ ही साथ एक कमेटी पॉपुलेशन के ऊपर अपॉइंट की गई थी 1991 में, और अल्टीमेटली इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, एंड इसमें ये बातें की गई थी कि भाई साहब फिर से नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आइए, जो आपका लॉन्ग टर्म होलिस्टिक व्यू पॉइंट्स को रखे, जहाँ पर डेवलपमेंट भी हो, पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे करना है, ये सब पॉलिसीज रिकमेंड करिए। तो अल्टीमेटली एक्सपर्ट ग्रुप जो हेड किया गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा सेटअप किया गया, एंड अल्टीमेटली ड्राफ्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई, और यही जो आपका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है इन्फोर्स हुआ ईयर 2000 में। होप यू क्लियर, यहाँ तक आपको वो सारी बातें क्लियर हो गई होगी जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ें समझनी है। पॉपुलेशन आप देख सकते हो हमारे देश में ग्रो कर रहा है, पॉपुलेशन आपका ग्रो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि लेट्स से कि पहले अगर 80 करोड़ था तो वो 90 करोड़ हो गया, फिर आपका लेट्स से 95 करोड़ हो गया, 100 करोड़ हो गया, तो इस प्रकार से आपका पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो वो बेसिकली धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं। ग्रोथ रेट मतलब क्या कि भाई साहब भले ही आपका ऑन एवरेज पॉपुलेशन टोटल इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो ग्रोथ है ईयर टू ईयर, कि लेट से कि पहले अगर हम बात करें 90 से लेके 100 हो गया, फिर आपका 100 से मात्र 2 की इंक्रीमेंट हुई, यानी कि 102 हो गया, फिर देखो 104 हो गया, तो पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, लेकिन ग्रोथ रेट कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो धीरे धीरे ग्रोथ रेट एक प्रकार से उस लेवल पर पहुंच जाएगा जहां पर आपका पॉपुलेशन भी स्टेबलाइज हो जाएगा। तो होप जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप समझ रहे हो ग्रोथ रेट में क्या अंतर होता है वर्सेस जो आपका टोटल पॉपुलेशन है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रही है लेकिन पॉपुलेशन आपका ग्रो कर रहा है। ठीक है, और ये पॉपुलेशन आई थिंक कि 2050 तक ग्रोथ करने की अनुमान है, उसके बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी ऐसी उम्मीद की जा रही है।
तो ये हमने आपको बताया है। अब चलते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में क्या क्या बातें की गई है। आपको क्या ये लेक्चर सीरीज समझ में आई? आपको हर चीज़ें पॉइंट जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आप आनंदित हो? आप जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स दीजिए और अल्टीमेटली हमें बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चलते हैं अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के बारे में डिस्कस करते हो। देख, तो ये सब कुछ बड़ी बातें नहीं है आपको जानना समझना, आपको आसानी से ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये सब पॉइंट्स है, एक बार आपने पढ़ लिया, आराम से इसको ठंडे बस्ते में भी धर दोगे और आप 100 साल के बाद भी इसको उठाओगे तब भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्चुअल बातें तो है नहीं। ठीक है, बस आपको याद रखना है, कीवर्ड्स याद रखने हैं, तो इस हिसाब से आपका जो है काम बन जाएगा। ठीक है, सोसाइटी के, एथिक्स के, इन सब के चैप्टर को छोड़ के नहीं जाने हैं, क्योंकि ये सब जो चैप्टर है मार्क फेचिंग है, और इन्हीं सब चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं कि भाई साहब ये तो आसानी से हो जाएंगी, इसमें क्या कहना काम करना है, इसमें क्या मेहनत करना है। तो हमें इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी है, हमें अवेयर रहना है, हमें इन टॉपिक्स को और अच्छे से करना है, सो दैट जो हमारे एक प्रकार से कंपिटिटर सब है उनसे हम ओवर एज रख सके। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लेट्स से कि 10 व्यक्ति भी है जो इस विचारधारा में जीते हैं कि नहीं इस सब टॉपिक को क्या कवर करेंगे, ये सब ठीक है अपने आप हो जाएगा, लेकिन अगर आप इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप उससे आगे हो ना। तो जब उससे आगे हो तो अल्टीमेटली आप अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हो। तो ये बातें होती है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज योर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में जो लाई गई थी। तो बेसिकली इस पॉलिसी को डिस्कस करने से पहले आप हमें बताओ कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे रीप किया जा सकता है। आप कुछ सजेशन बताओ, वैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर सीरीज में बताई है, तो आप रिकॉल कर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब क्या, कैसे हम इसे रीप कर सकते हैं, और अगर इसको रीप नहीं किया गया, इस अपॉर्चुनिटी को इंजॉय नहीं की गई, तो क्या चैलेंजेस निकल कर आ सकते हैं हमारे देश के लिए, तो आप हमें बताइए। तब हम चलते हैं इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो देखो, जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 है ना, ये दूसरी पॉपुलेशन पॉलिसी थी। तो पहली कब लाई गई थी हमने डिस्कस किया था, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, रिस्पॉन्स देते रहिए, ताकि आपका भी इंटरेक्शन बना रहे। तो अल्टीमेटली जो नीड्स है पॉपुलेशन कंट्रोल की, उसे हासिल किया जा सके, जैसे यूज ऑफ कंट्रासेप्शंस, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्टअप कीजिए। आपको पता है ना किस प्रकार से डिफ्रेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन देखने को हमें मिलता है, द infrastructure of healthcare in the rural areas versus urban areas, in the public sector versus private sector। तो ये सब आप देखते ही रहते होगे। ठीक है, एंड हेल्थ पर्सोनल, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करिए फॉर द बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और आप ये भी जानते होंगे कि किस प्रकार से जो आपकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो हैं खासकर रूरल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, यानी कि जो आपका डिलीवरी ऑफ चाइल्ड होता है कहीं कहीं पर आप देखते होंगे कि घर में ही हो जाता है। तो इस प्रकार से कितने हेल्थ कंसर्न्स निकल कर आते हैं, बच्चों के लिए रिस्क होता है, माँ के लिए भी रिस्क होता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को भी कहीं ना कहीं ठीक करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए भी जाहिर सी बात है ना, बेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अगर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं रूरल एरियाज में, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रमोट नहीं हो पाएंगी। साथ ही साथ ये भी आप देख सकते हो कि प्रॉपर एक प्रकार से जो ऑफिशियल्स की होनी चाहिए पूरी नीड, वो भी कमी रहती है, नर्सेस की कमी रहती है, डॉक्टर्स की कमी रहती है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन हाँ इन सब पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सब इश्यूज कहीं ना कहीं छिपे रहते हैं, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं हमारे देश को, हमारे देश में जो बच्चे हैं या फिर माएँ हैं उनकी हेल्थ को। ठीक है, तो ये सब नीड्स को एड्रेस करने के लिए आपका ये पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 बात करता है। इसमें आपके दो ऑब्जेक्टिव पर फोकस किया गया है, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव पर, जिसमें आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंचा देना है बाय 2010। हालांकि इस टारगेट को हासिल 2010 में तो नहीं किया गया था, लेकिन अब हासिल कर लिया गया है। अभी जो आपका रिप्लेसमेंट लेवल हमारे देश का है वो कितना हो गया है, 2.0 हो गया है। ठीक है, 2.0 हो गया है। बहुत सारे राज्यों में तो इससे भी कम हो गई।
तो ये जो आपका रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है ये, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर सीरीज में बताया है, इसलिए अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए और अल्टीमेटली फिर वापस आइए, तभी आपका जो बेसिक क्लियरिटी है वो निकल कर आएगी। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में क्या है कि भाई साहब 2045 तक हमें स्टेबल पॉपुलेशन हासिल करना है। स्टेबल पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि भाई साहब ना ही पॉपुलेशन ग्रोथ करे ना ही पॉपुलेशन डिक्लाइन करे, बस ऑन एवरेज एक कांस्टेंट रेट से बना रहे। वो तभी हो सकेगा जब हम रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी को हासिल कर लेते हैं, और अल्टीमेटली हमने इसे हासिल कर लिया है। अब जाहिर सी बात है पॉपुलेशन को स्टेबलाइज होने में वही ये 10 साल 20 साल का समय लगेगा, और अल्टीमेटली तब आप देखोगे कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएंगी। तो ये सब कुछ बातें हैं। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है, ये आपको मेंस में यूज करना है अगर पॉपुलेशन कंट्रोल सबसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो। इसके तहत एक टारगेट है कि हमें पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हासिल करनी है बाय 2045, ठीक है, तो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बिकॉज अगर ज़्यादा ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, आप समझो, आप ही हमें बताओ कि देयर इज ह्यूज पॉपुलेशन तो क्या चैलेंजेस निकल कर आती है, ठीक है। हालांकि आप ये भी बोलोगे कि भाई साहब चाइना में तो ह्यूज पॉपुलेशन है तो वहाँ पर क्यों नहीं चैलेंजेस है, तो वहाँ पर भी चैलेंजेस है, हमें दिखती नहीं है। हालांकि वहाँ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है काफ़ी तेज़ी से हुए है, ब्रॉडर डायमेंशंस हुआ है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है, लेकिन इंडिया में भी हो रही है बट धीरे धीरे हो रही है। तो ये सब कुछ बातें हैं, अप्रोच की कमी है। हालांकि पॉपुलेशन ग्रोथ कोई बुरी बात नहीं होती है, हम किस प्रकार से पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में तब्दील कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, उनके पोटेंशियल को बढ़ा पाते हैं कि नहीं बढ़ा पाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक यूं कहो कि वृक्ष लगाया और अल्टीमेटली उसमें हमने पानी नहीं दिया, जो न्यूट्रिएंट्स है, बेसिक न्यूट्रिएंट्स है, वो सब नहीं दिया, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमें ये बेटर फल देगा, फ्रूट देगा। उसी प्रकार से कोई बच्चा है ना, उसका जन्म तो हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली हम उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब फैसिलिटी नहीं देते हैं, तो आप समझिए कि वो जो है अपनी ग्रोथ को लिमिट कर लेगा पहले ही, और उसकी अपॉर्चुनिटीज तो वैसे भी बाद में लिमिट हो जाएगी, तो अपने पोटेंशियल को इन्हांस नहीं कर पाएगा। जबकि आपको पता है कि किसी व्यक्ति के अंदर कितनी ज़्यादा पोटेंशियल होती है कुछ भी बनने का, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें हैं, वैसे तो मैंने आपको ये साइड पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बीच बीच में इस प्रकार की बातें बताता रहता हूँ ताकि आप भी समझें इन सब बातों को। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पॉलिसीज की बात करें तो एक तो विजन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है, तो भाई साहब वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म्ड चॉइसेस को इनकरेज करना है, यानी कि वॉलंटरी चॉइसेस की भाई साहब स्मॉल फैमिली हो, ठीक है, एंड कंट्रासेप्टिव सब का इस्तेमाल किया जाए, फैमिली प्लानिंग हो, तो इन सब का जो ऑब्जेक्टिव है वो गवर्नमेंट का विजन है, ठीक है। साथ ही साथ स्कूल एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी किया जाए, और ये तो आपको भी पता है कि ऑलरेडी है, जैसे कि आपका अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 6 to 14 की बात करें तो आपका जो कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन की बातें हैं। आप हमें बताओ ये जो कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन जो है ये आपका फंडामेंटल राइट्स में मेंशनड है या फिर टीपीएस में मेंशनड है या फिर दोनों में मेंशनड है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हाँ या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन, जल्दी जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। उसके बाद अगर हम बात करें एक और ऑब्जेक्टिव, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज करना है, टारगेट है 30/1000 लाइव बर्थ। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे, यानी कि वो बच्चे बेचारे पहले बर्थडे भी उनका जो समय है फुलफिल नहीं हो पाता है और अल्टीमेटली उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि एज 1 अचीव करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उसी को हम कहेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी। और बेसिकली इसको 1000 लाइव बर्थ में मेजर किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल है, मतलब हासिल करना है हमें 30, लेकिन आप बताओ करंट क्या है, करंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसी प्रकार से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को आपको ही पता है ना, नंबर ऑफ डेथ ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन या फिर मैटरनल वोमेन पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, तो ये है। और इसको हासिल करना है आपका 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ। और जो अभी आपका करंट है एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, देखो मैंने आपका गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाला है, 113 है, ठीक है। तो 1 लाख लाइव बर्थ में
एक प्रकार से 113 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, आप समझ के चलिए। लेकिन हमें टारगेट क्या हासिल करना है, आपका 100 हासिल करना है बाय 2010। लेकिन 2010 तो बीत गई है, अभी तो 2022 चल रहा है और अल्टीमेटली अभी भी 113 है, तो इसे हासिल करने में कितना हम लोग स्लो हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो टारगेट लगातार ब्रीच होती जाती हैं, जिसके कारण हम जो है इनफिशिएंट बनते जाते हैं। अगर यही टारगेट कंप्लीट हो जाता, चलो 2010 में नहीं 2015 में ही सही, तो आज जो है इन महिलाओं की भी जान बचती। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जिनकी माँ हो गई हैं, अल्टीमेटली उनका केयर सही से हो पाता। समझ में आ रहा है आपको क्या बात कहने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो ये सब बातें, साथ ही साथ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन को हासिल करना है। इम्यूनाइजेशन मतलब क्या, जो इम्पोर्टेंट वैक्सीन है, दवाइयाँ हैं, वो सब बच्चों को जो मिलनी चाहिए, सो दैट एक प्रकार से अपकमिंग डिजीजेज उनको ना हो, जैसे पोलियो सब है ना, ये सब जो है बच्चों को ज़्यादा एक प्रकार से अफेक्ट करती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाती है, सो दैट ये सब जो बेसिक वैक्सीन सब है वो सब दिए जाए बच्चों में। तो ये सब बातें, साथ ही साथ इनकरेजिंग द डिलेड मैरिज, बिकॉज डिलेड मैरिज होंगी तो जाहिर सी बात है जो लेस नंबर ऑफ चाइल्ड का एक प्रकार से बर्थ हो सकेगा। इन द सेंस कि यूँ कह सकते हो कि जो महिलाएं जल्दी मैरिज कर लेती हैं, है ना, जिनकी मैरिज जल्दी हो जाती है, तो चांसेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हो, खासकर रूरल एरियाज की ही बात करते हैं। ठीक है, बिकॉज वहाँ पर इलिटरेसी है, अवेयरनेस नहीं है, कंट्रासेप्टिव ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, तो इसीलिए। साथ ही साथ 100% रजिस्ट्रेशन अटेंड करने हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिटेल्स हो या फिर बर्थ डेट मैरिजेस से रिलेटेड डेथ हो, मतलब डिटेल्स हो। साथ ही साथ यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड काउंसलिंग को एसेसेबल बनाना है, अवेलेबल बनाना है। अलॉन्ग विथ जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनके स्प्रेड को भी रोकना है, बिकॉज ये भी एक काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स है हमारे देश में। आप समझ सकते हो कि जो एड्स इन्फेक्टेड पीपल है उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से टैकल करना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज ही है। ठीक है, आप हमें बताओ ये जो HIV एड्स है ये किसके कारण होती है, मतलब वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है, पैरासाइट है, और साथ ही साथ क्या इसके लिए कोई वैक्सीन है या नहीं है। ठीक है, क्या कुछ दवाइयाँ हैं, एक दो दवाई का नाम बता सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स से इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमने देखा, होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। और ये ध्यान रखना है जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन सब का आपको डेफिनेशंस थोड़ा सा पता रहनी चाहिए प्रीलिम्स पर्पस के लिए भी। और साथ ही साथ अगर इससे रिलेटेड गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट है, ठीक है, तो आप उस रिपोर्ट में कुछ जो डाटा है उसको आप याद करके रखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, इसमें आपका जो अभी फिलहाल करंट 2016-18 के पीरियड का डाटा बेसिकली है ये। इसमें आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 113 बताया गया है। तो ये है, और ये मैंने वेबसाइट गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाली है, PIB जो है ना, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, वहाँ से निकाली है। तो जाहिर सी बात है ट्रस्टेड है। और टारगेट ध्यान रखना है कि 2010 में आपको 100 अचीव करने थे, लेकिन वो भी अचीव नहीं हुए। तो ये सब बातें हैं, तो ये सब मैं आपको बताते इसलिए रहता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि हाँ क्या यूज करने, क्या पकड़ने, क्या छोड़ने, नहीं तो कितना डाटा यूज करोगे। ठीक है, डाटा की कमी नहीं है, इससे बढ़िया है कि हम वैलिडेटेड डाटा यूज करें, एक ही डाटा यूज करें लेकिन वैलिडेटेड हो, संतुष्टि हो। तो ये सब बातें हैं। आप चलते हैं फ्यू ऑफ द 5 ईयर प्लान्स पॉलिसीज एसोसिएटेड विद द पॉपुलेशन, यानी 5 ईयर प्लान आपको ही पता है ना, ये जो प्लानिंग कमीशन था ये सारा काम 5 ईयर प्लान का यही करते थे, लेकिन अब ये डिजोल्व हो गया है। इसके जगह पर कौन आ गया है आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और अभी जो आपके वो ऑर्गेनाइजेशन है, चलो हम बता ही देते हैं, नीति आयोग है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। CEO कौन है अभी इनके, और वाइस चेयरमैन कौन है आपके, और चेयरमैन कौन है आपके, ये तीनों जल्दी जल्दी से आप बताओ हमें, बिकॉज नीति आयोग से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स में एक्चुअली। तो ऐसे करके आप हमें बताइए। तो हम चलते हैं फ्यू ऑफ द 5 ईयर प्लान पॉलिसी जो एसोसिएटेड है पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कुछ बातें कही गई थी क्या, हाँ बिल्कुल कही गई थी। इसमें क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम 1950 में शुरू हुआ था, तो 1952 इज द पीरियड जब आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान चल रहा था। तो जाहिर सी बात है इसमें नेचुरल डिवाइसेस के इस्तेमाल की बात प्रमोट करने की बात चल रही थी फॉर द फैमिली प्लानिंग। उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान, इसमें आप देख सकते हो
फोकस था एजुकेशन एंड रिसर्च के ऊपर, साथ ही साथ क्लिनिकल अप्रोच को कुछ अपनाया जाए टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। अलॉन्ग विथ थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें तो 1965 के दौरान ये 1965 में एक प्रकार से स्टेरलाइजेशन टेक्निक लाया गया। स्टेरलाइजेशन टेक्निक एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो ये जो स्टेरलाइजेशन टेक्निक है वो मेन और वोमेन दोनों के लिए लाई गई थी इस प्लान के अंतर्गत, और जो टेक्निक था कॉपर टी को भी अडॉप्ट किया गया। साथ ही साथ ये आपको ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट जिसका नाम है फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट, ये सेटअप की गई थी थर्ड 5 ईयर प्लान के ही पीरियड में। तो ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ फोर्थ 5 ईयर प्लान में आप देख सकते हो जो भी बर्थ कंट्रोल मेथड्स है, चाहे वो कन्वेंशनल हो मॉडर्न हो, वो भी इनकरेज किया गया। साथ ही साथ फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ये अनाउंस की गई थी 1976 में। यही आपका फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी था नेशनल लेवल पर। तो अल्टीमेटली ये भी ध्यान रखना है, ये प्रीलिम्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं या फिर स्टेट पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं कि जो आपका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी या फिर फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वो कौन से 5 ईयर प्लान में लाई गई थी। तो एक प्रकार से फिफ्थ 5 ईयर प्लान में लाई गई थी। ठीक है। और इसी पीरियड में जो मिनिमम एज है मैरिज का, जो शारदा एक्ट 1929 से भी डिटरमाइन होती है, उसको बढ़ाया गया। यानी कि जो बॉयज़ के लिए है वो आपका जो उम्र है मैरिज का मिनिमम 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया, और जो गर्ल्स था उनका जो एज है वो 14 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया। आप समझ के चलो 14 ईयर्स में ही पहले मैरिज हो जाती थी। इसलिए आप देखते होगे, आप एक जनरेशन पीछे जाओ तो बहुत सारे जो बुजुर्ग सब होंगे ना, जो महिलाएं होंगी, उनकी शादी बेसिकली बचपन में हो जाती थी, 14 13 12 सब की उम्र में हो जाती थी। ठीक है। तो आप समझ सकते हो अर्ली मैरिज मतलब क्या है, एक प्रकार से रिप्रोडक्टिव एज जो है ज़्यादा है तो अल्टीमेटली बच्चे ज़्यादा प्रोड्यूस होने के चांसेस है। उस समय आप ध्यान देखो कहाँ लिटरेसी, कहाँ अवेयरनेस, कहाँ कंट्रासेप्टिव्स, ये सब तो कुछ भी नहीं था ना। ये सब बातें हो गई। साथ ही साथ सिक्स सेवन्थ एट्थ प्लान्स की बात करें तो एफर्ट्स किए गए टू कंट्रोल द पॉपुलेशन बाय डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म डेमोग्राफिक एम्स। ये सब कुछ बातें हैं हमने डिस्कस किया। हालांकि आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एक दो पॉइंट जो हमने बताया, जैसे आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ फर्स्ट 5 ईयर प्लान जरूर ध्यान रखने आपको। अलॉन्ग विथ थर्ड 5 ईयर प्लान में ये ध्यान रखना है कि 1965 में स्टेलाइजेशन टेक्निक मेन एंड वोमेन सबका एडॉप्ट किया गया। ठीक है। अलॉन्ग विथ डिपार्टमेंट सेटअप की गई फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट। और इसके बाद आपको फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आने हैं कि हाँ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी सी पीरियड में आपका अनाउंस हुआ था 1976 में। साथ ही साथ शारदा एक्ट 1929 में कुछ अमेंडमेंट करके जो मिनिमम एज है फॉर मैरिज वो 18 से 21 फॉर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए 14 से 18। और अभी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, आपको पता है ना कि जो मिनिमम एज है महिलाओं की वो आपका 21 हो, सो दैट पैरिटी हो। तो ये भी एक तरीका है एक प्रकार से पॉपुलेशन कंट्रोल करने का कि भाई साहब जो है डिलेड मैरिज कर दो, है ना। मैरिज शादी अगर डिले होंगी तो जाहिर सी बात है जो चाइल्ड प्रोड्यूस करने की जो आपका पीरियड है वो कम बचेंगे, तो अल्टीमेटली हो सकता है ठीक है कि कम बच्चे प्रोड्यूस हो। तो ये सब कुछ बातें हमने डिस्कस किया। अलोंग विथ अब चलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज की, पॉपुलेशन चेंज के क्या डिटर्मिनेंट्स है। तो ये सब जो कीवर्ड्स है ना इस पर आपको फोकस करनी है बस। पॉपुलेशन चेंज का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब पॉपुलेशन में बदलाव आ रही है। पॉपुलेशन में बदलाव किस तरीके से आ सकती है, एक तो आपका ये है कि भाई साहब बर्थ रेट, है ना, किसी स्टेट में बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पर आपका पॉपुलेशन इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा। किसी स्टेट में लेट से, किसी रीजन में लेट से कि आपका डेथ रेट ज़्यादा है तो वहाँ पर पॉपुलेशन डिक्रीमेंट हो सकता है। ठीक है। या फिर माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन यानी कि क्या, मूवमेंट ऑफ ए पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये माइग्रेशन है, तो वो भी पॉपुलेशन चेंज का एक फैक्टर है। तो अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज तो इसमें आपका फर्टिलिटी डिटरमाइन करेगा, मोर्टिलिटी डिटरमाइन करेगा, माइग्रेशन डिटरमाइन करेगा। ये तीन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है कि नहीं। अब इसी के अंतर्गत आपका फर्टिलिटी में टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, ठीक है, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। बस आपको ध्यान रखना है डेफिनेशन कि टोटल फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करते हैं तो एक प्रकार से एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो वोमेन जो है बियर करेंगी ओवर देयर चाइल्ड बियरिंग एज, या फिर यूँ कह सकते हो कि ओवर देयर रिप्रोडक्टिव एज पीरियड, तो इसको हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट ए वोमेन वुड हैव
ओवर हर चाइल्ड बियरिंग एज या फिर चाइल्ड बियरिंग ईयर्स। तो जनरली चाइल्ड बियरिंग ईयर्स महिलाओं की कितनी होती है, 15 से 49 ईयर्स की होती है ना। तो ये सब बातें हैं। तो ये बातें हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि हाई फर्टिलिटी अगर देखा जाए किसी रीजन में या फिर किसी सेक्शन में, तो वो क्यों हो सकती है, तो क्या फैक्टर्स है हाई फर्टिलिटी का। तो एक तो ये है कि रिलीजियस आइडियोलॉजीज हो सकती है, साथ ही साथ अर्ली मैरिजेज के कारण भी हाई फर्टिलिटी हो सकती है, बिकॉज अर्ली मैरिजेज के कारण अर्ली चाइल्ड बियरिंग होगा। ठीक है। अलॉन्ग विथ प्रेफरेंस जो सन के लिए दिए जाते हैं, है ना। इंडिया में आपको ही पता है ना, इस प्रकार की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, सन की प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। इसलिए आप भी देखते हो बहुत सारे प्रकार की जो वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स निकल कर आती है, दहेज प्रथा हो या फिर आपका फीमेल इन्फेंटिसाइड हो, ये सब इश्यूज जो है इस सब से आप वाकिफ हो गई होगे। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी तो आपको पता है ना, वुमेन को ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग का भी पावर नहीं रहता है। ये सब कुछ इश्यू है, इसलिए तो बहुत सारे महिलाएं जो है वो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाती, उनका मैरिज हो जाता है, अल्टीमेटली वो जो है अपना जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जाती है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं उनका जो ग्रोथ है वहीं पर रुक जाता है। इस सब बात हमने बताई आपको। ठीक है। साथ ही साथ लैक ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। हाँ, ये बात ही है ना कि बच्चे प्रोड्यूस करने हैं या नहीं करने हैं, वो महिलाओं से ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है कि भाई साहब फैमिली उनकी क्या चाहती है, हस्बैंड उनके क्या चाहते हैं, है ना। ये सब कुछ इश्यू चलती हैं, है ना। उनके फीलिंग्स जो है वो सब कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं। तो ये सब आते हैं। साथ ही साथ एब्सेंस ऑफ मेथड्स ऑफ कंसेप्शन कंट्रोल, यानी कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स ना यूज करना, ये सब कुछ बातें होती हैं। अगर हम बात करें कि आखिरकार कारण क्या है फॉर डिक्रीज इन टोटल फर्टिलिटी रेट, एक तो हाँ एजुकेशन ज़्यादा है, हायर एजुकेशन के कारण अवेयरनेस होगा। साथ ही साथ मोबिलिटी बढ़ी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। साथ ही साथ लेट मैरिज हो गया आपका, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन तो वो डिसीजन अपने आप ले सकती है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो बिहार की, जहाँ पर आपका टोटल फर्टिलिटी रेट 3.2 है, जो कि हाईएस्ट है पूरे स्टेट में। ठीक है। और यहाँ पर आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलिटरेट वुमेन है 26.8%, जबकि केरला की बात करें जहाँ पर लिटरेसी रेट हाईएस्ट है वुमेन की 99.3%। ठीक है। और यहाँ पर आपका लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट है। तो क्या इससे इंडिकेट हो रहा है कि हाँ भाई साहब लिटरेसी भी कहीं ना कहीं हमारे जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उसमें एक डिटर्मिनेंट रोल प्ले करती है। तो कहीं ना कहीं हमें लिटरेसी प्रमोट करने की ज़रूरत है महिलाओं सब में, सो दैट अवेयरनेस एंड ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट महिलाएं कहीं ना कहीं हो सके। तो ये सब बातें हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड की, तो वही बात है, हेल्थ एंड एजुकेशन पैरामीटर्स को इम्प्रूव करिए, इन्हेंस सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेट प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स। अंडर प्रिविलेज सेक्शन पर फोकस करना ज़्यादा है, जैसे कि आपका अंडर प्रिविलेज सोसाइटी, बैकवर्ड रीजन्स, ताकि इनको पॉवर्टी से आगे लेकर जाएं। बहुत सारे जो पॉपुलेशन है ना रूरल एरियाज में, वो इसलिए भी ज़्यादा बच्चे चाहते हैं कि वो जो है ना लेबर फोर्स में मदद कर सके। ठीक है। क्योंकि वो बच्चे को तो शिक्षा देना अफोर्ड नहीं करवा सकते, तो ऐसे में क्या होता है, एक प्रकार से उनके लिए इनकम हैंड के रूप में काम करेगा कि अगर 4 बच्चे हैं तो 4 जगह से इनकम आएगा। इस प्रकार का अप्रोच रहता है ना। ये अप्रोच अगर हम बात करें अर्बन एरियाज में, तो अर्बन एरियाज में क्या रहते हैं कि ठीक है एक ही बच्चे हैं तो उनको प्रॉपर से आपका हेल्थ दो, एजुकेशन दो, प्रॉपर डेवलपमेंट करवाओ, तो वही आपका जो है 4 बच्चे के बराबर होगा। इस प्रकार का अप्रोच में आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकती हैं। तो ये बातें हो गई, न्यू टेक्नोलॉजी प्रमोट करो, ह्यूमन कैपिटल को प्रमोट करो। ह्यूमन कैपिटल ना बहुत बड़ा कीवर्ड है, हमें लगता है हम ऐसे ही बोल देते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। ठीक है। इससे देश का भविष्य डिसाइड होता है। ठीक है। इससे व्यक्ति का चरित्र डिसाइड होता है। ठीक है। इससे फैमिली डिसाइड होती है, इससे सोसाइटी डिसाइड होता है, और हर एक चीज़ प्रभावित होती है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कीवर्ड है ह्यूमन कैपिटल। ये देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन सब में मदद करते हैं। इसलिए ना बोला जाता है कि भाई साहब जो आपका यूथ पॉपुलेशन है ना, उसको ह्यूमन कैपिटल दीजिए और काफ़ी हाइयर ह्यूमन कैपिटल बनाइए, ताकि वो जो है देश के कंट्रीब्यूशन में, सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा योगदान दे सके। तो ये सब बातें होती हैं। अब चलते हैं मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है मोर्टेलिटी रिप्रेजेंट द डेथ। ठीक है। इसमें आपका 2-3 डेफिनेशन होगा, कीवर्ड होगा। क्रूड डेथ रेट क्या होता है? क्रूड डेथ रेट एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि नंबर ऑफ डेथ अकरिंग ड्यूरिंग द ईयर पर 1000 पॉपुलेशन एस्टिमेटेड मिड ईयर। मैंने डेफिनेशन लिख दिया है।
ठीक है, तो आप ध्यान दे सकते हो, कीवर्ड पर आपको फोकस करना है, क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे तो ये सब कीवर्ड ही ज़्यादा वेटेज रखेगा। ठीक है, तो क्रूड डेथ रेट मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ डेथ अकरिंग ड्यूरिंग द ईयर पर थाउजेंड पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट मिड ईयर, ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा कीवर्ड है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है वो कितने साल तक जी सकता है, उसी को हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो 1950 में कोई भारतीय जो जन्म लेता था उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, 37 ईयर्स, यानी कि ये तो जन्म ले लिया, अब जो है 37 ईयर्स तक ही एटमस जी सकता है। ठीक है, क्योंकि उस समय आप देखो ना हेल्थ फैसिलिटी था, ना आपका कोई मेडिकल सपोर्ट था। ठीक है, तो इन सब के कारण कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो काफ़ी कम थी। अब देख सकते हो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का सपोर्ट, ये सब काफ़ी बढ़ा है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ये सब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, तो अल्टीमेटली अब ये डबल हो चुकी है, अप्रोक्स 68 ईयर्स हो गया है। और इतना ही नहीं, बाय 2050 यानी कि 2050 आते आते ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उम्मीद की जा रही है 76 ईयर्स, यानी कि एक व्यक्ति जो भारत में जन्म लेगा 2050 में वो जो है 76 ईयर तक जी सकता है। सीधी सी बात, नो बकवास। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही है? अगर हाँ तो ठोको लाइक जल्दी से, कमेंट करो जल्दी से, एंड प्यार भरा इमोशन भेजो जल्दी से। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब चलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसके बारे में हमने आपको बताया ही। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या है, नंबर ऑफ डेथ ऑफ ए चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर थाउजेंड लाइव बर्थ। ठीक है, पर थाउजेंड लाइव बर्थ में जो नंबर ऑफ डेथ होते हैं उन बच्चों का जिनकी एज 1 ईयर अभी हुई भी नहीं है। ठीक है, जिन्होंने अपना फर्स्ट बर्थडे देखा भी नहीं है, तो ये है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब जो रिसेंट ट्रेंड आपको देखने को मिले हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, ये ध्यान रखना है, ये डाटा आपका है, हालांकि ये आपको लेटेस्ट डाटा यूज करना है। ठीक है, अगर 2022 का कोई डाटा आपको गवर्नमेंट डाटा मिल जाती है तो वहाँ से आपको अपडेट कर लेने हैं। तो यहाँ पर 2019 का डाटा दिया गया है, एज पर द लेटेस्ट गवर्नमेंट डाटा रिलीज इन 2019 इंडिया ने अपना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 42% से रिड्यूस किया है ओवर द 11 ईयर्स। जैसे आप देख सकते हो 2006 में आपका ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था 57 पर थाउजेंड लाइव बर्थ था, यानी कि 1000 लाइव बर्थ में 57 बच्चे ऐसे होते थे जो एज 1 पहुंचते पहुंचते या फिर एज 1 पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, अब देख लो इसकी संख्या घट कर 33 हुई है, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा टारगेट तो वही होना चाहिए ना कि एक भी बच्चे की मृत्यु ना हो, ये तब हम कहना कह सकें कि इंसाफ हुआ है। 2017 में इंडिया का जो रूरल एरियाज है वहाँ पर आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 37 रहा है, अर्बन एरियाज में 23 रहा है। अब ये डिस्टिंक्शन क्यों, ये आप हमें बताइए, दिमाग चलाइए, दोहराइए, उसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिरकार रूरल एरिया में आईएमआर क्यों इतनी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज, क्या कारण है, क्या सॉल्यूशन है, जल्दी से बताइए। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली एसडीजी एंड टारगेट्स भी सेट करके रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो टारगेट है इंडिया के लिए टू अटेन द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, वो है आपका 25 पर थाउजेंड लाइव बर्थ बाय 2030। तो ये टारगेट ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि भारत ने इन टारगेट सेट कर रखे हैं कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 25 हासिल हो पर थाउजेंड लाइव बर्थ बाय 2030। लेकिन कहीं ना कहीं हमें और भी कम करने की ज़रूरत है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात हमने कर ही ली है। ठीक है, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पर 1 लाख लाइव बर्थ ड्यूरिंग द सेम टाइम, तो ये है आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज। अब चलेंगे हम एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज योर माइग्रेशन। ठीक है, तो ये सब आपको इश्यूज होप समझ में आ गई होगी, ये सब 4-5 पॉइंट आपको याद रखना है पॉपुलेशन से। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इन मोर्टेलिटी, आपका फर्टिलिटी और आपका माइग्रेशन। तो फर्टिलिटी में आपको पता है टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट लेवल वो कितनी है इंडिया की, ये सब के डाटा आपको पता होने चाहिए, रटे रहने चाहिए दिमाग में। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो हाँ, एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस टॉपिक में आपको ये ओल्ड एज पॉपुलेशन के ऊपर कवर नहीं किया गया है, गेरिएटिक्स भी कहते हैं, द स्टडी ऑफ ओल्ड एज पॉपुलेशन गेरिएटिक्स। तो गेरिएटिक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद कर सकते हो कि क्वेश्चन आएंगे गेरिएटिक्स के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे आपका समय बीतता जा रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड की अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है, लेकिन डिपेंडेंसी पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। डिपेंडेंसी पॉपुलेशन यानी कि ओल्ड एज पॉपुलेशन। ठीक है, हालांकि डिपेंडेंसी पॉपुलेशन में आपका जो चाइल्ड
के पॉपुलेशन है वो भी आ जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ओल्ड एज पॉपुलेशन तो उस पर फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो हमने आपको बताया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। तब तक अगर आपको थकान लग रही है तो आप पानी पी सकते हो, फ्रेश मूड से चाय कॉफ़ी सब पी लो, उसके बाद आओ फिर से लेक्चर सुनो और फिर से हम मज़ेदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर सीरीज को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है, माइग्रेशन। ठीक है, तो जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ ए पर्सन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, यही है माइग्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप हो, हम हैं, कहीं अगर शिक्षा के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, अपने लोकेशन को छोड़कर किसी दूसरे जगह, तो वो माइग्रेशन हुआ। ठीक है, एक प्रकार से, और अगर इसके डेफिनेशन में जाए तो एक प्रकार से स्पेशियल मोबिलिटी या फिर ज्योग्राफिकल मोबिलिटी बिटवीन वन ज्योग्राफिकल यूनिट टू अनदर, सिंपल सा भाषा यही है। ठीक है, और ये भी आपका इंडिकेटर है पॉपुलेशन चेंज का। ठीक है, बिकॉज जब माइग्रेशन होगा तो जहाँ से माइग्रेशन हुआ है वहाँ के भी पॉपुलेशन प्रभावित होंगे, और जहाँ माइग्रेशन हुआ है वहाँ के भी पॉपुलेशन प्रभावित होंगे। तो होप यू अंडरस्टूड इट। अब चलते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। माइग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पता होनी चाहिए। हालांकि ये इकोनॉमिक सर्वे 2017 का कुछ डाटा है, लेकिन अगर आपको लेटेस्ट डाटा मिलते हैं, लेट्स से कि इकोनॉमिक सर्वे 2021 22 या फिर जो आपका बजट है उसमें से आपको कुछ डाटा मिलते हैं, बजट में तो कोई डाटा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इकोनॉमिक सर्वे मिल सकता है। ठीक है, माइग्रेशन के ऊपर, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट डाल सकते हो माइग्रेशन रिलेटेड रिपोर्ट यूपीएससी, तो आपको वहाँ से भी फैक्ट मिल जाएंगे। लेकिन चलो यहाँ पर आप देखते हैं, तो जो आपका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2017 है, इसमें एस्टिमेट करता है कि जो इंटर स्टेट माइग्रेशन है भारत में, वो लगभग 9 मिलियंस एनुअली देखने को मिलते हैं, या देखने को मिले हैं बिटवीन द पीरियड 2011 टू 2016। ठीक है, और जब हम माइग्रेशन की बात करेंगे तो इसमें भी आपको साफ साफ क्लियर कट याद रखने हैं कि जब माइग्रेशन होता है ना, इसमें इंटर स्टेट माइग्रेशन हो सकता है, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन होता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन हो सकता है, जिसको हम एक्सटर्नल माइग्रेशन भी कहेंगे। तो इंट्रा स्टेट माइग्रेशन मतलब क्या है, विद इन वन स्टेट हम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं। ठीक है, वन विलेज से दूसरे विलेज जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका इंट्रा स्टेट, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो आपका स्टेट में ही रहेगा, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट चेंज कर सकता है, विलेज चेंज कर सकता है, सिंपल सा मतलब ये हुआ। उस प्रकार से अगर हम इंटर स्टेट माइग्रेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टेट से मूव करके दूसरे स्टेट जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो पॉपुलेशन है फ्रॉम बिहार यूपी, वो मूव करते हैं टू द डिफरेंट स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र दिल्ली। ठीक है, साउथ इंडिया में भी देख सकते हो, फॉर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन, इन सब पर्पज़ के लिए जाते हैं। तो ये बातें हो गई। अब है कि आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन मतलब क्या है, जब आप मूव कर रहे हो फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन, वो हो गया इंटरनेशनल माइग्रेशन या फिर एक्सटर्नल माइग्रेशन। तो होप यू अंडरस्टूड यहाँ पर जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 2011 के सेंसस की बात करें तो जो इंटरनल माइग्रेंट्स है ना, उसकी संख्या आप देख सकते हो 453.6 मिलियन है, यानी कि 45 करोड़ के आसपास। और इंडियन सेंसस 2011 ने रिकॉर्ड किया है कि मोर देन 5 मिलियन पर्सन ने माइग्रेट किया है टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज। ये 2011 का सेंसस है। ठीक है, लेकिन हाल ही में मैंने आपको एक रिपोर्ट भी शेयर की थी अपने टेलीग्राम चैनल पर, आई थिंक कि जहाँ पर जो बहुत सारे इंडियंस हैं उन्होंने सिटीजनशिप लूज की है, तो उसके पीछे क्या कारण है, वाई दे आर लूजिंग द सिटीजनशिप, तो ये सब उस आर्टिकल में डिस्कस की गई थी। तो होप आपको वहाँ से क्लियरिटी आ जाएगी। उसके बाद इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 रिपोर्ट, ये इंटरनेशनल माइग्रेंट से रिलेटेड है, 2019 का रिपोर्ट है, लेकिन इसको आपको अपडेट करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लो क्या कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि ये जो रिलीज किया जाता है पॉपुलेशन डिवीजन, जो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स है, उसके द्वारा इंडिया हैविंग 5 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, और वो जो है टॉप सोर्स रहा है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का। लगभग 6.4% ऑफ वर्ल्ड टोटल माइग्रेंट पॉपुलेशन में ये कंट्रीब्यूट करती है। तो ये डाटा भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे इंडियंस वो दूसरे देश में जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर वर्क करने के लिए, है कि नहीं। साथ ही साथ आर्टिकल 19 भी इंटर स्टेट माइग्रेशन को प्रमोट करता है। यहाँ पर देखो कैसे आर्टिकल 19 की बात करें तो इसके अंतर्गत संविधान है वो बेसिकली राइट टू ऑल सिटीजन्स to move freely throughout the territory of India and to reside and settle in any part of territory of India, यानी कि एक प्रकार से कोई भी सिटीजन हो भारत का, वो देश के किसी भी कोने में जा सकता है, रिसाइड कर सकता है, सेटल कर सकता है। ठीक है, एंड इंटरनेट माइग्रेशन की बात करें तो भारत में इंटरनेट माइग्रेशन
काफ़ी ज़्यादा होता है देन द एक्सटर्नल माइग्रेशन, ये तो आपको भी पता होगा। साथ ही साथ इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो समय के साथ जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बढ़ने वाली है, ये तो आपको ही पता होगा। क्यों बढ़ने वाली है? बिकॉज इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, कंपनी जा रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेंगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ती हैं, जो डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर सबकी वो सब बढ़ती हैं, तो जाहिर सी बात है अर्बन पॉपुलेशन भी बढ़ रही है धीरे धीरे इंडिया की। और वो जो है ग्रो करने वाली है 410 मिलियन, मतलब 2014 में ये 410 मिलियन थी, यानी कि 41 करोड़ 2014 में। और ये देख लो बाय 2050 ये आपका 81.4 करोड़ होने वाला है, यानी कि 814 मिलियन। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना है, क्योंकि अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स रिलेटेड रेमेडीज ये डायरेक्ट टॉपिक है आपका मेंस में, आपने सिलेबस भी देखा होगा। ठीक है, उसके बाद माइग्रेंट्स एंड एसडीजीज, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर माइग्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कंक्लूजन में लिखना है, तो आपको डायरेक्ट टारगेट 10.7 मेंशन कर देने हैं। ठीक है, जिसके तहत ऑर्डरली सेफ रेगुलर एंड रेस्पॉन्सिबल माइग्रेशन की बात करता है, एज वेल एज द मोबिलिटी ऑफ द पीपल, जिससे आपका प्लान एंड वेल मैनेज माइग्रेशन पॉलिसी जो है गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने की बात करता है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है SDG 10.7। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉजेज ऑफ माइग्रेशन क्या है, तो कॉजेज ऑफ माइग्रेशन में वही है, अर्बनाइजेशन होगा, यानी कि अगर कोई एरिया ज़्यादा अर्बनाइज हो रहा है तो अल्टीमेटली लोग वहाँ पर जाएंगे। क्यों? बिकॉज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, आप हम गांव से जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, क्यों जाते हैं? ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं है। लेकिन अगर अर्बन एरियाज में वो फैसिलिटीज है तो हम वहाँ पर उसे अवेल करते हैं। साथ ही साथ रूरल अर्बन वेज डिफरेंसेस होता है, अर्बन एरियाज में आपको ज़्यादा इनकम मिलती है, ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलती है, सब बातें। साथ ही साथ मैरिज भी एक फैक्टर है, लेकिन मैरिज जो है ना वो बेसिकली माइग्रेशन का ज़्यादा फैक्टर है फीमेल के लिए, क्योंकि यहाँ पर इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स होती हैं महिलाओं की। जैसे मैरिज हुआ तो महिलाएं जो है अपने डोमेस्टिक हाउसेस को छोड़कर हस्बैंड के हाउस में जाती हैं, वहाँ रहती हैं, तो वो बेसिकली इंट्रा स्टेट माइग्रेशन के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट हुआ, है ना, अभी देख सकते हो आप सब गवर्नमेंट जॉब्स की सब तैयारी लेट से की करते हैं, तो अल्टीमेटली सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पर आपको भेजा जाएगा, है कि नहीं? तो एम्प्लॉयमेंट हो गया। साथ ही साथ प्राइवेट कंपनीज में आपको जाना है, ज्वाइन करना है, तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, जहाँ पर आपके ये सब कंपनी जो वहाँ पर अप्लाई करोगे तो हो सकता है वो आपके जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ से दूर हो, है ना, उस स्टेट में ना हो, दूसरे स्टेट में आपको अप्लाई करना पड़ रहा है। तो ये सब बातें हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। साथ ही साथ लेबर सब जो जाते हैं मूव करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए ही, है ना। ये सब बातें हैं। एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन के लिए भी जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2011 के सेंसस की बात करें तो अबाउट 1.7% ऑफ द पीपल माइग्रेटेड फॉर एजुकेशन। अब तो और ज़्यादा बढ़ गई होगी, हालांकि यहाँ पर बातें नहीं की गई हैं, लेकिन देख लो डिजिटल एजुकेशन आया है ना कहीं जो आपका इंटर स्टेट माइग्रेशन है वो भी थमा होगा, क्योंकि घर बैठकर भी तैयारी की जा सकती है कि नहीं है। अलॉन्ग विथ इन्वायरमेंटल एंड डिजास्टर इंड्यूस फैक्टर्स, इसको हम कहते हैं फोर्स्ड माइग्रेशन, कि अगर लेट्स से कि इन्वायरमेंटल या डिजास्टर फैक्टर्स के कारण, जैसे आपका एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो गई, सुनामी, बाढ़, फ्लड, ड्राउट, ये सब सिचुएशन किसी एरिया में आ रहे हैं तो लोग वहाँ पर क्यों रहेंगे? ठीक है, तो माइग्रेट कर जाएंगे। तो ये सब बातें हैं। अब जानते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन क्या होता है, तो वही बात है, लेबर डिमांड एंड सप्लाई को फुलफिल करता है। जैसे जो उस रीजन में जहाँ पर स्किल लेबर की कमी है वहाँ पर वो लेबर प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ अनस्किल लेबर, जैसे आप देखते हो सब्जी बेचने वाले, रेडी बेचने वाले, सब ठेले वाले सब जो होते हैं, न्यूज़पेपर बेचने वाले, ठीक है, तो वो सब आप देख सकते हो। साथ ही साथ चीप लेबर भी मिल जाता है। अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक रेमिटेंसेस, तो इकोनॉमिक रेमिटेंस ये भी अच्छा पॉइंट है। इकोनॉमिक रेमिटेंस मतलब क्या हुआ, जो माइग्रेंट्स बाहर गए हैं पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, फिर वो पैसे भेजते हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर वो पैसे भेजते हैं तो जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता है, तो फिर वो अच्छा हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छे खाने पीने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन दे सकते हैं, है ना, एसेट खरीद सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, ये सब कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट में भी काम करता है, जैसे नॉलेज एंड स्किल्स जो माइग्रेंट्स के उसको बढ़ाने में ये मदद करता है। तो जहाँ जाएंगे वहाँ पर नॉलेज गेन करते हैं, स्किल गेन करते हैं, ठीक है, बिकॉज दे इंटरेस्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अलॉन्ग विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करता है।
कैसे, तो जो माइग्रेंट्स हैं लेट्स से कि अर्न कर रहे हैं, जैसे विदेशों की बात करते हैं ना, भारत में जो काफ़ी ज़्यादा रेमिटेंसेस इंडिया में भेजा जाता है, ये तो आपको ही पता है। तो जब वो रेमिटेंसेस इंडिया में भेजा जाता है तो जाहिर सी बात है, तो अल्टीमेटली जो इंडिया में रह रहे हैं उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। तो अल्टीमेटली उनके नेटिव प्लेस को भी पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। साथ ही साथ सोशल रेमिटेंसेस मतलब जो सोशल लाइफ है माइग्रेंट्स की, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, किया जाता है। जैसे न्यू कल्चर सीखते हैं, कस्टम्स, लैंग्वेज, जहाँ वो जाएंगे वो सब सीखते हैं, तो ब्रदरहुड जो भाईचारा है वो बढ़ती है अमंग द पीपल। अलॉन्ग विथ फूड एंड न्यूट्रिशनल सेफ्टी, जैसे 2018 स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई है एफएओ के द्वारा, तो जो आउट माइग्रेशन है इसके कारण आपका फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इंप्रूव होती है फॉर द माइग्रेंट्स। अलॉन्ग विद डेमोग्राफिक एडवांटेज भी है, ठीक है। बिकॉज आउट माइग्रेशन होता है तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है प्लेस ऑफ ऑरिजिन की, जहाँ पर वो पहले रह रहे थे, वो कहीं ना कहीं कम होती है और बर्थ रेट जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। बर्थ रेट ये सब बात हमने कर ली। अब चलते हैं क्लाइमेट चेंज एंड एडेप्टिव मैकेनिज्म, ये भी अच्छा पॉइंट है। बिकॉज माइग्रेशन जो है ना एक एडेप्टिव मैकेनिज्म बन गए हैं लोगों के लिए, कि लेट्स से कि क्लाइमेट चेंज के कारण नेगेटिव इम्पैक्ट होती है, या फिर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होता है जैसे फ्लड, ड्राउट्स, साइक्लोन्स, तो लोग जो है माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, वहाँ से मूव करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली मूव क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द एडेप्टिव मैकेनिज्म, कि मैं सब यहाँ पर तो अभी सक्षम नहीं है रहने के लिए, कंडीशन ठीक नहीं है, चलो दूसरी जगह चलते हैं। ये सब बातें हैं। अब बात करते हैं निगेटिव इम्पैक्ट क्या है माइग्रेशन का, तो वही बात है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल को अल्टर कर सकता है, जहाँ पर वो जाएंगे या फिर जहाँ से वो जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ से वो जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली यंग पॉपुलेशन तो मूव हो गया एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन के लिए, तो बचा कौन? वुमेन और एल्डरली, अब उनको वहाँ पर रहना पड़ता है, ठीक है। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन हो सकता है कि जहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर गए हैं तो वहाँ पर उनको पॉलिटिकल राइट्स से राइट टू वोट नहीं मिलती है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसे समस्या आ सकती है, बिकॉज जहाँ पर वो जाएंगे तो डेस्टिनेशन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ जाएंगी, तो कंपटीशन बढ़ सकता है। ब्रेन ड्रेन भी होती है, तो बहुत बार आपने सुना होगा, तो ब्रेन ड्रेन के क्या कारण है, कैसे इसको रोका जा सकता है, ये अलग से टॉपिक है, आप हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। स्लम एरियाज में वृद्धि हो सकती है, स्लम पॉपुलेशन में वृद्धि हो सकती है, बिकॉज जब भी मास माइग्रेशन होगा, अब मास माइग्रेशन होता है ऐसा थोड़ी ना कि सब जो है वेल टू डू फैमिली से ही होते हैं, एजुकेशन के लिए ही वो जा रहे, हो सकता है वो पुअर हो, ठीक है, वो अर्बन एरियाज में जा रहे हो, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते घर, तो वो बेसिकली स्लम एरियाज में रहते हैं, ठीक है, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो इसके कारण जो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेटोरिएट होता है, लाइफ की क्वालिटी डेटोरिएट होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम निकल कर आते हैं, जैसे अनहाइजीनिक कंडीशंस, क्राइम, पॉल्यूशन। जैसे अगर आप कभी यमुना बैंक जो मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में, वहाँ प्रगति मैदान, उस तरफ जाते होगे तो आपको वो स्लम एरियाज मिल जाते होंगे। साथ ही साथ जो आपका महाराष्ट्र में धारवी है, ये तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड भी रहती है, ठीक है। और इसका आप नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी देख रहे होंगे कि जो कोविड-19 जब आया था, तो स्लम पॉपुलेशन जहाँ पर अनहाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन रहती थी, तो अल्टीमेटली वहाँ पर जो कोविड की प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी थी। तो ये सब बातें हैं। चैलेंजेस क्या फेस किए जाते हैं माइग्रेंट वर्कर के द्वारा? तो पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी, यानी कि जो भी माइग्रेंट्स आते हैं अर्बन एरियाज में रोजगार के चक्कर में, तो बेसिकली वो पॉवर्टी, वल्नरेबिलिटी जैसे सिचुएशन को फेस करती हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता भी है तो इनफॉर्मल इकोनॉमी में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। तो अल्टीमेटली माइग्रेंट वर्कर रेगुलरली फेसेस कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स एट द वर्क साइट, तो ये सब बातें हैं। अलॉन्ग विथ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स को भी लेकर इशू रहती है, यानी कि अपनी आइडेंटिटी को ये प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो ये सब बातें हैं, ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति का क्या होता है ना, जहाँ पर आप रह रहे हो, रेंट एग्रीमेंट, बैंक अकाउंट, ये सब भी नहीं खुल पाते हैं। तो हाउसिंग की बात करें तो अफोर्डेबल हाउसिंग न होने के कारण इंडियन सिटीज़ में उनको स्लम्स में रहना पड़ता है। आप देख सकते हो ना इंडियन सिटी में कॉस्ट कितनी रहती है रेंट के लेकर, तो ये बातें हैं। अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल एसेसिबिलिटी भी इनको नहीं मिल पाती है, फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक सब ये एसेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रॉब्लम निकल कर आती है। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन को लेकर प्रॉब्लम आती है, जैसे एक डाटा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ये आपका यूनेस्को का ही है, यूनेस्को का जो 2019 में ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट आया था। इस रिपोर्ट के अनुसार 80% ऑफ द माइग्रेंट चिल्ड्रन अक्रॉस 7 इंडियन स्टेट, उनको एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी नियर वर्क साइट्स।
along with पॉलिटिकल एक्सक्लूजन जो हमने आपको बताया ये, जैसे देख सकते हो 2011 के स्टडी के अनुसार आउट, यहाँ पर 2011 के स्टडी के अनुसार 22% ऑफ द सीजनल माइग्रेंट मतलब क्या, कि लेट्स से कि एक पार्टिकुलर सीजन में उनको वहाँ पर रोजगार नहीं मिल रही तो दूसरी जगह माइग्रेट हो जाएंगे, ठीक है, फिर वो वापस आ सकते हैं। ये हो गया आपका सीजनल माइग्रेंट, जो सीजनली मूव करते हैं फॉर द वर्क, ठीक है। तो इसमें क्या डाटा में कहा गया है, 22% ऑफ द सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स इन इंडिया डिज नॉट पोसेस वोटर आईडीज, या फिर उनके नेम वोटर लिस्ट में आते ही नहीं है। साथ ही साथ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस भी होता है, एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेज भी है। एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे तो देख सकते हो जो आपके लेबर माइग्रेंट्स हैं जो विदेश में जाते हैं काम करने के लिए, उनको अनएक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट, वर्किंग कंडीशन दिए जाते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, है ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वेज से नीचे इनको पे किया जाता है और वहाँ पर प्रोटेक्शन देने वाला कोई नहीं, ठीक है। साथ ही साथ लॉन्ग वर्क आवर्स उनको काम करने पड़ते हैं। हेल्थ हजार्ड्स भी है, जैसे पुअर एंड हार्श लिविंग कंडीशंस, रिस्की वर्किंग कंडीशंस, मेडिकल हेल्थ सपोर्ट नहीं मिलना, हेल्थ प्रॉब्लम, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलना, तो ये सब बातें। तो स्टेप्स क्या लिए गए हैं तो देख सकते हो, इंटरस्टेट माइग्रेंट्स वर्कमैन एक्ट 1979 लाया गया था, सो दैट जो अनजस्ट वर्किंग कंडीशन है माइग्रेंट वर्कर्स की उसको एड्रेस किया जा सके। तो ये बातें हैं। साथ ही साथ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को एनहांस करो रूरल पॉपुलेशन के लिए, और उसके लिए आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसके तहत स्किलिंग प्रोवाइड की जाती है। उसी प्रकार से मनरेगा है, मनरेगा तो हर जगह यूज कर सकते हो आप, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर के जो युवा हैं उनको एग्रीकल्चर में रिटेन किया जाए, अट्रैक्ट करके रखा जाए, तो ये भी एक तरीका है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, कि भाई साहब हम जो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज माइग्रेट करते हैं, क्यों माइग्रेट करते हैं, बिकॉज हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही। क्या ज़रूरत है, रोजगार है, एजुकेशन है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। तो अगर ये सब चीज़ें रूरल एरियाज में मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है, जैसे रू अर्बन मिशन है, ठीक है। इसके तहत लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, बेसिक सर्विसेज इनहांस हो, वेल प्लान्ड रू अर्बन क्लस्टर्स यानी कि क्लस्टर विलेज का डेवलपमेंट हो, सो दैट लोग रूरल एरियाज में ही वो सारी सुविधा अवेल कर पाएँ जो आपके अर्बन एरियाज में मिलते हैं। एलोंग विथ पूरा कंसेप्ट, ये पूरा कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको, ठीक है। प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटी टू रूरल एरियाज, यानी कि रूरल एरियाज में वो सारी फैसिलिटीज दे दो जो अर्बन एरियाज में मिलती है। तो क्या होगा कि भाई साहब लोग वहाँ मूव नहीं करेंगे। तो डिजिटल एजुकेशन जो है ना, हम कह सकते हैं कि हाँ इस प्रकार का एक अच्छा मेथड है टू कंट्रोल द माइग्रेशन, अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर के लिए। साथ ही साथ स्मार्ट विलेजेज हैं, ये सब बातें हैं। तो हमने ये सब देखा, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हालांकि नेक्स्ट टॉपिक में आपको कोविड-19 क्राइसिस एंड इंटरनल माइग्रेंट्स के ऊपर देखने पड़ेंगे, कुछ रिपोर्ट डिस्कस करने हैं, तो हम उसे डिस्कस करेंगे। अगर आप थकावट हो गई है तो आप धीरे धीरे लेक्चर सुने और अल्टीमेटली आप जाके चाय कॉफ़ी फ्रेश होकर आए, फिर से हम ये लेक्चर को स्टार्ट करने ही वाले हैं, ठीक है। तो कैसा लग रहा है लेक्चर सीरीज, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, अपनी रिस्पॉन्स देते रहिए, ठीक है। तो we will come back again with the next topic. So let's discuss with the COVID-19 crisis and इंटरनल माइग्रेंट्स। आपको ही पता है ना, कोविड-19 क्राइसिस ने लगभग सारे सेक्टर्स को इम्पैक्ट किया है, और जो आपने देखा होगा वीडियोज वेरियस लेबरर्स के जो आपका अर्बन एरिया से मूव करने लगे थे रूरल एरियाज में, और उनको बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है वो नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण उनको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। ये सब वीडियोज आपने देखे भी होंगे। तो वो हालांकि ये इश्यू पुरानी हो गई है, लेकिन ये सब जो घाव है ना अभी भी ताज़ा है, और कहीं ना कहीं कोविड-19 ने काफ़ी डीपली इम्पेक्ट किया है पूरल सेक्शंस को, ठीक है। साथ ही साथ ये जो आपका डेवलपमेंटल ग्रोथ सब हुई थी उसको भी काफ़ी इम्पेक्ट किया है, इकोनॉमी को काफ़ी इम्पेक्ट किया है। साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस के भी इंसिडेंट्स बढ़ने लगे थे, ये भी आपने देखा होगा। बहुत सारे चीज़ें कोविड-19 ने इम्पेक्ट करी थी, तो ये सब बातें हैं। तो अगर हम बात करें कोविड-19 क्राइसिस एंड इंटरनल माइग्रेंट्स पर क्या कुछ बातें कही गई हैं, तो एक रिपोर्ट, डायरेक्ट हम रिपोर्ट से ही शुरुआत करते हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो, रिपोर्ट का नाम है कोविड-19 क्राइसिस थ्रू ए माइग्रेशन लेंस, कि अगर हम कोविड-19 का इम्पैक्ट माइग्रेशन पर देखें तो आपको ही पता है नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ था भारत में कोविड-19 के कारण, और उसके कारण लगभग 40 मिलियन इंटरनल माइग्रेंट्स इम्पैक्ट हुए थे। क्यों? बिकॉज रोजगार सब कुछ बंद हो गए थे, बिजनेसेस ठप हो गए थे। साथ ही साथ अर्बन एरियाज में जो लोग गए थे वहाँ पर भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी समाप्त हो गई थी।
तो अल्टीमेटली रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला था, है ना। लोग अर्बन एरिया से रूरल एरियाज आने लग रहे थे, लेकिन उनको आने में भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो जो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म था वो सब भी बंद था। आप भी याद करो, रेलवे, बसेस, ये सब कहीं ना कहीं बंद थे, और लोग डिस्पाइट वेरियस कोशिशों के बावजूद वो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे, तो काफी ज्यादा दिक्कत देखनी पड़ी थी। ठीक है। अलोंग विथ ये भी बात निकल कर आती है, जो मैग्नीट्यूड है इंटरनल माइग्रेशन का, लगभग 2.5 टाइम दैट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। कहने का मतलब यही है कि जो आपका इंटरनल माइग्रेशन होता है काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल माइग्रेशन, ये तो बात ही है। और भी क्या इम्पैक्ट है, वैसे तो इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ इस पीडीएफ में दिया नहीं गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि कोविड-19 क्राइसिस के कारण आपका जो माइग्रेंट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, तो आप नज़र रखना। हालांकि इशू पुरानी हो गई है, बट मुझे लगता है कि ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऑन एवरेज। साथ ही साथ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेजेस में कमी कर देना, बिकॉज इकोनॉमिक क्राइसिस थी तो जाहिर सी बात है अंडर वेजेस दिए जाते थे, ठीक है, बहुत सारे लोगों को निकाल दिए गए, ये सब बातें थी, तो ये हमने देखा। अब चलते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की। पॉपुलेशन ग्रोथ आप देख सकते हो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से पॉपुलेशन हो चुकी है। हालांकि ग्रोथ देखा जाए तो कम हो रहा है, लेकिन लेट्स से कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होते रहती है तो उसका क्या कंसिक्वेंसेस आएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या मतलब हुआ, सीधी सीधी बात कहो तो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। अब पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुआ तो उसको फीड करने के लिए हमें कहीं ना कहीं रिसोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, फूड की ज़रूरत पड़ेगी, एग्रीकल्चर की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। उसी प्रकार से जो एक्सप्लॉयटेशन है रिसोर्सेज का, नेचर का, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। साथ ही साथ जो पर कैपिटा फॉरेस्ट बायोमास है, आप देख सकते हो हमारे देश में ओनली अबाउट 6 टन है, जबकि हम ग्लोबल एवरेज की बात करें तो 82 टन है, यानी कि हमारे पास रिसोर्स डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन करवाना पड़ेगा, तो सीवियर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। साथ ही साथ हैबिटेट पर भी आपका एडवर्स इम्पैक्ट आएगा। जैसे लैंड यूज चेंज होगी तो एग्रीकल्चर लैंड आएगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, अर्बन डेवलपमेंट होगा तो पूरा रोड का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो सब प्रमोट होने लगेगी, तो ओवरऑल जो हैबिटेट है, वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट है, वो सब प्रभावित होंगी। जैसे आप देख सकते हैं पहले लगभग अगर देखा जाए कि 20-25 सालों में जहाँ पर अर्बनाइजेशन नहीं था वहाँ पर अर्बनाइजेशन हुआ है, तो वहाँ जो फॉरेस्ट सब थे उन सबको कहीं ना कहीं काटा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जैसे आपका मेट्रो है, रेलवेज है, अब जब ये सब लाइनें बिछती हैं तो जंगलों से बीच से गुजरती हैं तो फॉरेस्ट सब का कटिंग तो होता है, तो हैबिटेट लॉस हो रहा है। साथ ही साथ वही मैंने आपको बताया, ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैंग्रोव्स फॉर द कमर्शियल नीड एंड द फ्यूल वुड, ये सब बातें। और ये सब क्यों हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट के कारण, ठीक है। बिकॉज डिमांड बढ़ती है ना, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट होता है तो डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ेगा तो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, ये आपका आम लॉजिक है। अलोंग विथ एग्रीकल्चर एरियाज में भी इंक्रीमेंट होंगी, उसके कारण प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भर भर के केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, विडिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होती है, सॉइल सेलिनिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। जो आप देख भी रहे होंगे वेरियस स्टेट में सॉइल की क्वालिटी काफ़ी डिग्रेड हो गई है। पहले क्या होता था कि वैसा हेक्टेयर लैंड पर जो फसल उगती थी, है ना, विथ लिमिटेड यूज ऑफ फर्टिलाइजर, आज कहीं ना कहीं हमें भर भर कर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड देने पड़ते हैं, तब जाके वो सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रकार की इश्यू चल रही है। अलॉन्ग विद बायोमास बर्निंग भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आपका पॉल्यूशन निकल कर आता है, दिल्ली सब में देख लो। इनक्रोचमेंट और हैबिटेट, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज में बढ़ोतरी हो रही है, जैसे आपका माइनिंग हो गया, अनसस्टेनेबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन हो गया, इसके कारण अगर हम बात करें कोरल रीफ सब पर भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है। ये सब बातें हो गई। साथ ही साथ पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो आप देख सकते हो जो फ्यूल सब की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। अब हम लोग फॉसिल फ्यूल ज़्यादा यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपका कहाँ से आता है, कोल से आता है, तो इसके कारण जीएचजी इमिशन सब भी निकलेगा, तो ये सब भी बातें हैं। अलॉन्ग विथ कोस्टल एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम में डिग्रेडेशन, ओवर फिशिंग बढ़ रही है, ठीक है। साथ ही साथ डाइवर्जन ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर यूजेज, जिसके कारण रिवर पॉल्यूशन सब बढ़ता दिख रहा है। अलॉन्ग विथ वाटर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। अभी देख सकते हो पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन जो था
आप पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, अभी वो भी कम हो गया है, यानी कि अब वाटर भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, वाटर क्राइसिस की समस्याएं आ रही है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए फ्रेश वाटर नहीं आ पाते, है ना। आप बहुत बार सुनते होंगे कि भाई साहब ग्राउंड वाटर में फ्लोरीन आर्सेनिक जैसी कंटेंट मिलते हैं, तो इन सब के कारण हेल्थ पर भी इम्पेक्ट पड़ता है। वे फॉरवर्ड की बात करें तो एग्रीकल्चर को रेमोनेटिव बनाना पड़ेगा, यानी कि अगर एग्रीकल्चर रेमोनेटिव होने का मतलब ये हुआ कि फार्मर की इनकम को बढ़ाओ, जो कि टारगेट भी है बाय 2022 डबल द फार्मर्स इनकम, ये टारगेट याद रखना है। हालांकि अब देखिए क्या होता है, 2022 तो आ चुका है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके तहत क्या होता है कि एक लमसम अमाउंट गवर्नमेंट आपके खाते में डाल देती है, और उस अमाउंट से आप खाने पर खर्च कर सकते हो, या फिर आप शिक्षा पर खर्च कर सकते हो, जो करना, लेकिन बेसिक ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का यूनिवर्सल बेसिक इनकम के माध्यम से बेसिकली खाने के ऊपर ही दिया जाता है कि हाँ चलो हम आपको जो सब्सिडी के अंतर्गत फूड सब प्रोवाइड करते हैं वो सब ना देकर हम आपको एक बेसिक इनकम दे देंगे, बाकी जो खरीदना है, दाल खरीदना है खाओ, चावल खरीदना है खरीदो, ठीक है। उस हिसाब से आप अपने फूड नीड्स को फुलफिल करो। अलॉन्ग विथ मैनेजिंग द फूड फॉरेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज, वोमेन एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जनरल प्रोग्रेस, यानी कि पॉवर्टी रिडक्शन पर प्रयास करो, इक्वलिटी लेकर आओ, बेटर न्यूट्रिशन, यूनिवर्सल एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब पर फोकस करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टेट का सपोर्ट भी चाहिए, स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन चाहिए, जो कहीं ना कहीं अवेयरनेस रेज करेगी, ठीक है, और जो वीकनेस है उसको हाईलाइट करेगी। अलग विथ राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये तो बढ़ रहा है, वैसे तो टारगेट भी है, आपको ही पता है ना कि और ज़्यादा 76 ईयर्स का आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी को पहुंचाने का भी टारगेट है 2050 तक। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स, बहुत सारे स्कीम चलाए जाते हैं पॉवर्टी हंगर सबको रिड्यूस करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। जैसे अमृत है, स्मार्ट सिटीज है, आप देख सकते हो, पाइप वाटर फॉर ऑल, है ना, जल जीवन मिशन के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आप देखो इसमें भी खामियां हैं। भले ही गवर्नमेंट की रिपोर्ट कहती होगी कि हमने सबके घर में जल पहुंचा दिया, नल से जल पहुंचा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं रियल ग्राउंड सिनेरियो में जाकर देखोगे तो वो अचीवेबल नहीं रह पाती है, ठीक है। ये सब बातें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फ्रेमवर्क, तो ये सब पर बातें चर्चा हुई है, तो इन सब से कहीं ना कहीं हम जो डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिट्स है उसको रीप कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप देख लो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पॉलिटिशियंस है, पॉलिसी मेकर्स है, सिविल सोसाइटीज है, ये सब स्टेक होल्डर्स है, उनको कहीं ना कहीं बोल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी एज पर द नीड एंड टाइम उसको लाना पड़ेगा, सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री वो पेस रख सके, एक साथ चल सके विद द डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन कंट्रोल थ्योरी, इसमें आपको बेसिक दो थ्योरी मिलते हैं, मालथ्यूजन थ्योरी और बिग पुश थ्योरी। तो ये बेसिकली अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शन लेकर रखा है तो भी आपको ये कवर हो जाएगा, आपको पता ही होगा। मालथ्यूजन थ्योरी ऐसे तो काफ़ी पुरानी है, 1798 की है ये थ्योरी, ठीक है। जो मालथ्यूस थे, है ना, उन्होंने ये थ्योरी दी थी, उनका वर्क था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इसके अंतर्गत उन्होंने एक बात बताई थी, और इनका जो परसेप्शन था पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर बेसिकली पॉजिटिव नहीं था। इनका कहना था कि भाई साहब पॉपुलेशन जो बढ़ेंगी तो एक प्रकार से इसके कारण फेमाइन की सिचुएशन आएगी और पूरा जो समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से कैसे, तो उनका कहना था कि भाई साहब जो पॉपुलेशन है ना वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है जियोमेट्रिक तरीके से, जैसे 2, फिर 2 की पावर 4, फिर 4 की पावर 2, ऐसे करके है एक्सपोनेंशियली, है ना, 2 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, आपका 256 हो गया, ऐसे करके ग्रो करती है। लेकिन जो आपका फूड है ना वो बेसिकली अर्थमेटिक रेशियो में ग्रो करता है, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई साहब डिमांड ज़्यादा होने वाली है, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि भाई साहब नीड फुलफिल नहीं हो पाएंगे, तो एक प्रकार से फेमाइन जैसी क्राइसिस आ जाएगी। सर्टेन सेक्शन ही फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे, मोस्ट ऑफ द सेक्शंस विल नॉट इंश्योर द फूड सिक्योरिटी, ऐसे में क्राइसिस आ जाएगा और पॉपुलेशन गायब हो जाएंगे। इस प्रकार की विचारधारा थी उस समय की। लेकिन आपको ये पता है कि अभी ये कंसेप्ट लागू नहीं होता है, इन द सेंस कि अब बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं समय के साथ, वी हैव द HYB शीट्स, वी हैव द फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, तो जैसे जैसे नीड बढ़ती है उस प्रकार से इन्वेंशन भी होता है। जैसा कहा जाता है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये आपने कभी सुना भी होगा, तो वही बात है। वैसे भी आप देख सकते हो मालथ्यूज ने ये जो थ्योरी दी थी 1798 में, तो उस समय कहीं ना कहीं कहाँ कोई टेक्नोलॉजी थी, कहाँ गूगल था, कहाँ आपका ये सब इंटरनेट था, कहाँ कोई टेक्नोलॉजी थी, तो इसीलिए उन्होंने ये अनुमान लगाया। तो ये सब परसेप्शन बेस्ड कंसेप्ट है, ठीक है। दूसरा है आपका बिग पुश थ्योरी।
तो बुक बिग पुश थ्योरी जो है आपके हार्वे लेविंस्टन ने दिए थे, और इनका कहना था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये इनकम्स को इरोड करता है, क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम है उसको ये लो कर देता है, यानी कि जो सेविंग्स है उसको कम कर देता है। सेविंग कम करने का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। कम सेविंग का मतलब कि आपके पास अगर 5 करोड़ रुपया हो तो आप इन्वेस्ट कर सकोगे, लेकिन अगर आपके पास 5 रुपये तो आप क्या इन्वेस्ट करोगे, क्या कंपनी खड़ा करोगे। तो ये यही बात करता है कि भाई साहब पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब क्या, लो पर कैपिटा इनकम, लो पर कैपिटा इनकम मतलब क्या, लो सेविंग, लो सेविंग का मतलब क्या है कि भाई साहब आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा। तो ये बातें हैं, होप यू अंडरस्टूड। अब चलते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 यूएनएफपीए जो आपका रिलीज करता है। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का जो फ्लैगशिप स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 है, जिसका टाइटल है आपका माई बॉडी इज माई ऑन, ये लॉन्च किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, माई बॉडी इज माई ऑन, इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब जो पावर है, एजेंसी है टू मेक चॉइसेस अबाउट आवर बॉडी, कि भाई साहब मेरी बॉडी है, हम चाहेंगे कि हम इस अपने बॉडी को किस प्रकार से यूज करें ना करें, विदाउट फियर ऑफ वायलेंस और हैविंग समवन इज डिसाइड फॉर यू। आप देखते हो ना इंडिया में आपका चलता है कि खासकर जो आपका वुमेन वर्सेस मैन में, कि वुमेन जो है अपनी डिसीजन नहीं ले पाती है ना, जो मेन है वो डोमिनेट करता है डिसीजन मेकिंग में। जैसे आप देख सकते हो जिसको मार्शल रेप भी कहते हैं, ये सब क्या है, तो ये सब बेसिकली वही है कि वुमेन इन ऑटोनोमस डिसीजन नहीं ले पाती है। तो ये बात निकल कर आई। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देख लो, वायलेशन ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी, एक है आपका प्रिंसिपल ऑफ बॉडीली इंटीग्रिटी, एक है आपका वायलेशन ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी। तो इसको आप समझ पा रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ बॉडीली इंटीग्रिटी मतलब क्या हुआ भाई साहब, मेरी फिजिकल बॉडी है और हर एक व्यक्ति का ये अधिकार है, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो महिलाएं हो, कि वो अपनी बॉडी पर खुद का अधिकार रख सके। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से अनकंसेंटेड फिजिकल इंट्रूजन नहीं होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, सिंपल सी भाषा में बात कहे तो। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लो, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज बिना चाइल्ड के एक प्रकार से ओन डिसीजन के ये किया जाता है ना। अब चाइल्ड थोड़ी ना चाहेगा कि चाइल्ड मैरिज हो, उनको क्या एहसास है, कर दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन वो खुद चाइल्ड तो नहीं ले रहा है ना, उसके फैमिली मेम्बर सब ले रहे हैं। उसी प्रकार से फीमेल जेनेटिकल म्यूटिलेशन किया जाता है, कंसेप्ट कंट्रासेप्टिव जो है उसकी यूज नहीं की जाती है, जिसके कारण आपका अनप्लान्ड प्रेगनेंसी आता है। तो ये सब बातें। ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर देख लो आप 57 डेवलपिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर नियरली 50% जो आपके वुमेन है उनके पास अधिकार ही नहीं है कि वो डिसीजन ले सके अपने बॉडीज के रिगार्डिंग, जैसे कंट्रासेप्टिव यूज करना है कि नहीं करना है, इनकी चलती ही नहीं है। समझ में? हेल्थ केयर, अगर बीमार है तो हेल्थ केयर हॉस्पिटल लेके जाना है नहीं लेके जाना है, ये वो महिलाएं नहीं डिसाइड कर पाती, उनके फैमिली डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये सब बात निकल कर आती है। एंड अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ कोविड-19 तो देख सकते हो वुमेन अराउंड द वर्ल्ड आर डिनाइड द फंडामेंटल राइट ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी विद द कोविड-19 पेंडेमिक फर्दर एक्सेलरेटिंग द सिचुएशन। तो उतना डाटा तो कुछ दिया नहीं गया इसमें, ऐसे ही एक दो पॉइंट जोड़ दिए गए। लेकिन आप हमें बताओ इफेक्ट ऑफ कोविड-19 क्या हुआ होगा, डोमेस्टिक वायलेंस सब बढ़े थे कि नहीं बढ़े थे, है कि नहीं है। तो ये सब निकल कर आती है। साथ ही साथ वुमेन जो हाउस होल्ड में वर्क करती है उनको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है, ये सब कुछ बातें निकल कर आती है। अगर हम बात करें इंडियन सिनेरियो में तो देख सकते हो भारत में अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर 2015-16 का ये डाटा है आपका। तो हेल्थ केयर पर क्या बातें की गई है, तो यहाँ पर आप देख लो 12% ऑफ करंटली मैरिड वुमेन इंडिपेंडेंटली मेक डिसीजन अबाउट देयर ओन हेल्थ केयर, यानी कि अपने हेल्थ केयर का वो केयर कैसे करेंगी, इन सब पर जो अपना ऑटोनोमस डिसीजन है सिर्फ और सिर्फ 12% महिलाएं ले पाती है। आप सोचो, सिर्फ और सिर्फ 12%, जिसमें आपका जो 63% है वो डिसाइड करती हैं इन कंसल्टेशन विद द स्पाउस, यानी कि जो 60% महिलाएं, 63% महिलाएं वो अगर डिसीजन लेती हैं हेल्थ केयर से रिगार्डिंग तो कंसल्ट करना पड़ता है उनको अपने हस्बैंड सबसे। ठीक है, एंड जो 23% है उसमें आपका जो स्पाउज है यानी कि मेनली जो हस्बैंड है उनके, वो डिसीजन लेते हैं उनके हेल्थ केयर को लेकर कि भाई साहब अगर कोई बीमार हो गया तो क्या हेल्थ केयर, क्या इलाज करवाना है क्या नहीं करवाना है। ठीक है, कंट्रासेप्टिव पर क्या बातें की गई हैं तो आप देख लो 8% ऑफ द करंटली मैरिड वुमेन टेक डिसीजन ऑन द यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव्स इंडिपेंडेंटली, ओनली 8%। आप सोचो कितनी बड़ी दुविधा है। 83% डिसीजन ज्वाइंटली विद देयर स्पाउस, यानी कि 83% जो महिलाएं वो स्पाउस के कंसल्टेशन सबसे ये डिसीजन लेती है। ठीक है, 47% वुमेन जो कंट्रासेप्टिव यूज करती है
उनको बताया जाता है कि साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि वैसे साइड इफ़ेक्ट्स है, ये सब बात निकल कर आती है। सब वुमेन रिलेटेड डाटा आप देख सकते हो कंट्रासेप्शन के ऊपर। जो आपका कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट है, ये आप कीवर्ड याद रखना है, इससे पता चलता है कि जो कंट्रासेप्टिव का प्रेवलेंस है वो क्या है। तो हालांकि बढ़ा है बहुत सारे स्टेट्स में, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है आपका हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल सब में। ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर क्या बातें की गई है, तो ये डिक्लाइन हुई है अधिकांशतः स्टेट्स में, लेकिन कुछ राज्यों में ये बढ़ी भी है, जैसे सिक्किम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश है। अलॉन्ग विथ डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू हेल्थ, मेजर हाउस होल्ड परचेजेज, विजिटिंग रिलेटिव्स। आपने ये भी नहीं ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे महिलाओं को अपने मायके जाना है लेट से, ठीक है, या फिर कहीं रिलेटिव्स को विजिट करना है, तो उनके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो दिखती नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं क्या पता चलता है कि ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं महिलाओं की नहीं है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं बिहार में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है, आप देख सकते हो। जो आपका बिहार है हैज़ रिपोर्टेड द मैक्सिमम इंक्रीज 75.2% से लेकर आपका 86.5% बढ़कर हुआ है नेशन फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार की बात करें। और 99%, जबकि आप देख सकते हो जो ट्राइबल रीजन्स है जैसे नागालैंड है, सब मिजोरम है, तो नागालैंड की बात करें तो 99% वुमेन इन नागालैंड पार्टिसिपेट इन द हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर देख लो रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। एक है आपका जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में जो जजमेंट निकल कर आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जो रिप्रोडक्टिव राइट्स है, जिसमें आपका वोमेन का जो एंटाइटलमेंट है टू कैरी ए प्रेगनेंसी टू इट्स फुल टर्म, या फिर टू गिव बर्थ, या फिर टू सब्सटेंशियली रेज चिल्ड्रेन, ये सब कहीं ना कहीं महिलाओं की रिप्रोडक्टिव राइट्स के अंतर्गत आती है। अलोंग विथ दीज राइट्स फॉर्म द पार्ट ऑफ वुमेन्स राइट टू प्राइवेसी, डिग्निटी एंड बॉडीली इंटीग्रिटी। ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस था अबॉर्शन या सरोगेसी को लेकर, जो आपका उस पर एक प्रकार से सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये आपका जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया मित्रों। होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस टॉपिक्स। आज के लिए ही इतना ही। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज। लेकिन आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते रहना है, आपको लाइक शेयर कमेंट करते रहना है, अपने रिस्पॉन्स देते रहने, आपको कैसा लगा पढ़ कर आप बताओ हमें। ठीक है। बाकी ये सब तो आसान टॉपिक्स है, पॉवर्टी वाला, इन सब के बारे में आप भी जानते हो, बस इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और डाटा और फैक्टर्स। और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्का है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखो 2020 में 2 क्वेश्चन, 2018 में 2 क्वेश्चन, ऑन एवरेज 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर इस पर तैयारी हो जाती है तो 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन इसके डायमेंशंस बहुत होंगे। ठीक है। टॉपिक आई थिंक कि लंबा भी होगा, लंबा नहीं है। फिर अर्बनाइजेशन, ये सब आसान आसान टॉपिक है, इसमें क्या समझने की बात है, कुछ नहीं, आराम से ये खत्म हो जाएगा आपका। तो होप यू अंडरस्टूड इट। चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।